लोकसभा चुनाव में मुस्लिम आरक्षण को लेकर आर पार की जंग छिड़ गई है। एक तरफ बंगाल में इसे लेकर जहां बवाल शुरू हुआ, तो वहीं अब यूपी की राजनीति में भी यहां पर उबाल इस पूरे मुद्दे को लेकर मार रहा है। आपको बता दें कि यूपी सरकार की तरफ से अब इस पूरे मामले में समीक्षा की जो है बात कही गई है और ये कहा गया है कि जल्द इस पूरे मामले पर समीक्षा की जाएगी। यूपी सरकार यानी कि योगी सरकार यूपी में जल्द इस पूरे मामले को लेकर ये पता लगाने की कोशिश की जाएगी कि आखिरकार ओबीसी में मुस्लिमों को किस हिसाब से आरक्षण दिया गया है। हिंदी वाले लोग कह रहे हैं कि बचे हुए भारत पर भी पहला अधिकार मुसलमान का है। बीजेपी रायटा আমরা মানব না, ओबीसी रिजर्वेशन चलবে। भाजपा का एक भी सांसद है तब तक एसटी, एससी, ओबीसी के आरक्षण पर डाका हम नहीं डालने देंगे। आज पूरा देश में उजागर हो गया है देश का डिक्टेटर कौन है। पश्चिम बंगाल से उठी मुस्लिम आरक्षण पर सियासी चिंगारी अब उत्तर प्रदेश में सुलग रही है। लोकसभा चुनाव की शुरुआत में जिस मुद्दे पर प्रधानमंत्री मोदी विपक्ष को घेर रहे थे, वही मुद्दा चुनाव के अंतिम दौर में सबसे बड़ी धुरी बन गया। सबसे पहले आपको बताते हैं कि लोकसभा चुनाव के बीच मुस्लिम आरक्षण पर सियासत कैसे सुलगी। 22 मई को कलकत्ता हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल में 2010 के बाद जारी ओबीसी सर्टिफिकेट्स रद्द करने का आदेश दिया। हाईकोर्ट ने कहा, वोट बैंक के लिए आरक्षण दिया गया। आरक्षण देने में पिछड़ा वर्ग आयोग के निर्देशों की अनदेखी हुई। मुस्लिमों की 77 श्रेणियों को पिछड़ा वर्ग में चुनना मुस्लिम समुदाय का अपमान है। ऐसा आरक्षण लोकतंत्र और संविधान का अपमान है। इसी आदेश के ठीक अगले दिन उत्तर प्रदेश से बहुत बड़ी खबर आई है। योगी सरकार यूपी में ओबीसी कोटे का जो आरक्षण मिलता है, उसमें मुस्लिमों की हिस्सेदारी कैसे तय की गई है, इसकी समीक्षा करेगी। किसी भी परिस्थिति में ओबीसी का, एससी का, एसटी का, महिलाओं का, गरीबों का हक नहीं छीनने देंगे। जो छीनने की कोशिश करेगा उसके खिलाफ माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी खड़ी है। उत्तर प्रदेश में 24 से ज्यादा मुस्लिम जातियों को ओबीसी कोटे में आरक्षण मिलता है। सूत्रों के मुताबिक समाजवादी पार्टी सरकार में इसके लिए नियम बनाए गए थे। अब योगी सरकार जांच करेगी कि आरक्षण देने का आधार क्या है। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि रिजर्वेशन की बारीकियों को देखा जाए, आरक्षण का लाभ लेने वालों की जानकारी भी जुटाई जाए, जिसके बाद सीएम योगी के सामने रिपोर्ट पेश की जाएगी। अभी उत्तर प्रदेश में पिछले 7 साल से बीजेपी का राज है। मुस्लिम आरक्षण पर सियासत ने आसमान पकड़ा तो अब योगी सरकार भी पुरानी फाइलें खोलने लगी है। लेकिन इस फैसले पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस बीजेपी पर हिंदू मुसलमान की राजनीति करने का आरोप लगा रहे हैं। ये रिजर्वेशन को मिटाने की बात करते हैं। इनके नेताओं ने खुलकर कहा है कि अगर हमारी सरकार आ गई तो हम अंबेडकर जी के कॉन्स्टिट्यूशन को रद्द कर देंगे, बदल देंगे, फाड़ के फेंक देंगे। हमने अपने मैनिफेस्टो में साफ कह दिया है कि ये जो 50% की लिमिट है, इसको हम हटा देंगे। रिजर्वेशन को हम 50% से भी आगे बढ़ाने जा रहे हैं। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट है कि इस वक्त हिंदुस्तान का मुसलमान दलितों से भी ज्यादा बदतर है। अगर 4% रिजर्वेशन किसी ने करा है, किसी सरकार ने करा है, तो इतनी तकलीफ मोदी जी को क्यों हो रही है? क्या देश का मुसलमान इस देश का नागरिक नहीं है? क्या उसने अपना खून देकर इस देश को आजाद नहीं कराया था? ये मुसलसल इनकी हताशा और निराशा दिखाई दे रही है कि ये चुनाव को फिर हिंदू मुसलमान करना चाह रहे हैं। धर्म के आधार पर आरक्षण के मामले पर बीजेपी पहले से ही विपक्ष को कटघरे में लाती रही है और बंगाल के बाद उत्तर प्रदेश में सियासी तापमान बढ़ गया है। ऐसे में बीजेपी के निशाने पर कांग्रेस और गठबंधन में सहयोगी उसकी सभी पार्टियां हैं। हमारा संविधान धर्म के आधार पर आरक्षण में नहीं मानता। ये पिछड़ा समाज, अति पिछड़ा समाज जो करोड़ों की संख्या में है, उनका आरक्षण लेकर एक कांग्रेस पार्टी मुस्लिमों को देना चाहती है। मगर मैं कहकर जाता हूं, भाजपा का एक भी सांसद है तब तक एसटी, एससी, ओबीसी के आरक्षण पर डाका हम नहीं डालने देंगे, नहीं डालने। इसको हाईकोर्ट ने रद्द किया। बीजेपी सरकार आएगा,
हम कर्नाटक में भी बैकडोर रिजर्वेशन मुसलमान का बंद करूंगा। आंध्र प्रदेश तेलंगाना में भी हम मुसलमानों का बैकडोर रिजर्वेशन बंद करूंगा। ओबीसी का 27% रिजर्वेशन 100% ओबीसी को मिलना चाहिए। ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी ने जैसे हाईकोर्ट का ऊपर टिप्पणी किया है, मेरा लगता है कि इससे आज पूरा देश में उजागर हो गया है देश का डिक्टेटर कौन है। वहीं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है और लिखा है, जो गलती हुई सो हुई। मुसलमान सबसे पहले मुसलमान है, किसी जाति का नहीं है। सभी सनातनियों, खासकर पिछड़ों को मुसलमानों को दिए जाने वाले आरक्षण का विरोध करना चाहिए। लोकसभा चुनाव के छठे चरण की वोटिंग में महज 1 दिन का वक्त बाकी है। ऐसे में छठे फेज की वोटिंग से ठीक पहले मुस्लिम आरक्षण का मुद्दा बहुत बड़ा बन गया है। उत्तर प्रदेश में जिन 2 चरणों में चुनाव होना है, उसमें पूर्वांचल की ज्यादातर सीटें हैं। छठे चरण में यूपी की 14 सीटों पर वोटिंग, जिसमें पूर्वांचल की 11 सीटें हैं। 7वें चरण में यूपी की 13 सीटों पर चुनाव है और ये सभी सीटें पूर्वांचल में आती हैं। 2019 लोकसभा चुनाव में पूर्वांचल की 26 सीटों में से बीजेपी ने 21 पर जीत हासिल की थी। समाजवादी पार्टी के खाते में 1 सीट, जबकि बहुजन समाजवादी पार्टी को 4 सीटें मिली थी। कांग्रेस पूर्वांचल में खाता भी नहीं खोल पाई थी। लिहाजा अब बीजेपी का मकसद वोटर्स को एकजुट करने का है। मुस्लिम आरक्षण की जंग में अब यूपी की बाकी बची सीटों पर हिंदू एकता वाला दांव चला जा रहा है। स्वाति मालीवाल की पिटाई का मामला लगातार बढ़ता जा रहा है। 13 मई के दिन सीएम हाउस में क्या हुआ, स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट क्यों की गई, अभी इन सवाल के जवाब नहीं मिले। लेकिन इसी बीच स्वाति मालीवाल पहली बार खुद सामने आई हैं और 13 मई के पिटाई कांड से जुड़े हर सवाल के जवाब दिए। तो वहीं इस सियासी लड़ाई में अब केजरीवाल ने बीजेपी पर बुजुर्ग माता पिता को परेशान करने के आरोप लगा दिए। ये वो 3 किरदार हैं जो 13 मई को सीएम हाउस में हुए पिटाई कांड से जुड़े हैं। पहला किरदार स्वाति मालीवाल, जो पीड़ित हैं और आम आदमी पार्टी से राज्यसभा सांसद हैं, जिनके साथ केजरीवाल के घर पर मारपीट हुई। दूसरा किरदार विभव कुमार, जिन पर स्वाति से मारपीट का आरोप है और अभी जेल में बंद हैं। तीसरा किरदार दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल, जिन पर स्वाति ने आरोप लगाया है कि जब उनके साथ मारपीट की गई तो वो घर में ही मौजूद थे। लेकिन 13 मई को केजरीवाल के घर क्या हुआ, अभी इस बात से पर्दा नहीं उठा है। लेकिन जो सवाल अब तक सियासी गलियारों में गूंज रहे थे, उन पर पहली बार स्वाति मालीवाल ने खुद सामने आकर जवाब दिए। सवाल नंबर 1, 13 मई को केजरीवाल के घर पर क्या हुआ? अरविंद केजरीवाल जी से मिलने उनके आवास पे गई थी। मुझे वहाँ पे स्टाफ ने ड्राइंग रूम में बिठवाया और बताया कि अरविंद जी घर पे हैं और वो मुझसे मिलने आ रहे हैं। इतने में विभव कुमार, जो कि उनके पीएस थे, वो वहाँ पे धनधनाते हुए आते हैं और वो चिल्लाने लगते हैं और गालियाँ दे रहे थे। और उन्होंने मुझे बोला कि तेरी औकात क्या है, और मैंने उनको बोला भी कि भाई क्या हो गया, मतलब अरविंद जी आ रहे हैं, क्या हो क्या गया। तो इतना मैंने बोला और इतने में ही उन्होंने हाथ छोड़ दिया। उन्होंने मुझे 7-8 थप्पड़ पूरी ज़ोर से मारे और मैं बहुत एजिटेटेड थी। तो मैंने तुरंत 112 नंबर पे कॉल करी। मैंने पुलिस को क्राइम रिपोर्ट करा। जैसे ही उसने रियलाइज़ किया कि मैंने कॉल कर दिया है, वो तुरंत भागा बाहर गया और सिक्योरिटी जो गेट पे खड़ी होती है उनको बुला के लेकर आया, क्योंकि मेरे को ये डर था कि मैं यहाँ से चली गई तो ये टैम्पर कर देंगे पूरा जो भी एविडेंस है। तो इसलिए मैं उनसे बार बार आर्ग्यू कर रही थी। एक बस 50 सेकंड्स की क्लिप डॉक्टर करके एडिट करके उसमें से भी काट पीट के उसको टीवी चैनल्स को दिया गया इनके द्वारा और वो चलाई गई। और बाद में जब पता चला तो पुलिस का मैंने मीडिया के द्वारा ही एक स्टेटमेंट सुना कि किस तरीके से ये जो वीडियो है इसका सोर्स पूरी तरीके से फॉर्मेट कर दिया गया है। सवाल नंबर 2, स्वाति के साथ मारपीट क्यों हुई? देखिए, अगर मेरी राज्यसभा की सीट उनको वापस चाहिए थी, अगर वो प्यार से मांगते तो मैं जान दे देती। एमपी तो बहुत छोटी बात है। और मेरा अगर आप पूरा करियर देखेंगे तो मैंने कभी भी कोई भी पद की लालसा नहीं दिखाई अपनी ज़िंदगी में। लेकिन जिस तरीके से इन्होंने मुझे मारा और पीटा है, अब चाहे दुनिया की कोई शक्ति लग जाए, मैं किसी भी हाल में रिजाइन नहीं करूंगी। सवाल नंबर 3, स्वाति को बुलाया गया था या वो खुद गई थी? मैं अपॉइंटमेंट लेके तो हार्डली कभी गई हूँ। जब मैं घर गई हूँ
तब तो मैंने कभी भी अपॉइंटमेंट नहीं लिया। हाँ, ज़रूर है कि अगर ऑफिस जाते हैं उनके, क्योंकि उनकी मीटिंग्स लगी हुई होती हैं और बहुत एक प्रोटोकॉल होता है, तो अगर सेक्रेटेरिएट जाते हैं तब एक बार ऑफिस पे के लिए ऑफिशियल टाइम लेके जाया जाता है। लेकिन जब घर जाते हैं तो मैं ऐसे ही जाती हूँ। ये कहते हैं कि मैं ट्रेसपास कर रही थी, मेरे पास कोई अपॉइंटमेंट नहीं था। और अगर उनको लगता है कि अपॉइंटमेंट लेना बहुत इंपॉर्टेंट है तो उसी वक्त वहीं पे मेरे को बोल देते कि भाई बाहर चले जाओ, मैं बाहर चली जाती। मतलब आप अपॉइंटमेंट लेके नहीं आएगा कोई सो कॉल्ड तो आप उसको पीट दोगे। सवाल नंबर 4, जब मारपीट हुई तो केजरीवाल कहाँ थे? मुझे बताया गया था कि अरविंद केजरीवाल जी घर में हैं और वो मुझसे मिलने आने वाले हैं, और मैं बहुत ज़ोर ज़ोर से चीख के हेल्प मांग रही थी, लेकिन कोई मदद के लिए नहीं आया। सवाल नंबर 5, आपने पहले कबूला तो फिर स्वाति पर आरोप क्यों? अरविंद केजरीवाल जी के सबसे बड़े राजदार और सबसे करीबी आदमी इस वक्त विभव कुमार हैं। वो कोई मामूली पीए नहीं है। अगर आप उनका घर देखें तो उनका घर इतना आलीशान उनको घर दिया गया है, इतना तो किसी मंत्री को भी दिल्ली में नहीं घर मिला हुआ है। तो वो एक बहुत रसूखदार और बहुत पावरफुल आदमी है इस वक्त इस पूरी पार्टी में, और पूरी पार्टी उनसे डरती है। स्वाति मालीवाल ने उन तमाम सवालों के जवाब दिए जिन पर पिछले दिनों से राजनीति में संग्राम छिड़ा हुआ था। इसी मामले में पूछताछ को लेकर दिल्ली पुलिस ने 22 मई को केजरीवाल के परिवार से पूछताछ का समय मांगा था, लेकिन 23 मई को दिल्ली पुलिस पूछताछ के लिए केजरीवाल के घर नहीं पहुंची। तो केजरीवाल ने सियासी लड़ाई में बीजेपी पर बुजुर्ग माता पिता को परेशान करने का आरोप लगाया। प्रधानमंत्री जी, आपने मुझे झुकाने और तोड़ने की अभी तक बहुत कोशिशें की, लेकिन आज तो आपने सारी हदें, सारी सीमाएं पार कर दी। आपने मुझे तोड़ने के लिए मेरे बूढ़े और बीमार माँ बाप को निशाना बनाया। आपकी लड़ाई मुझसे है। मेरे माता पिता को प्रताड़ित करना बंद कर दीजिए। भगवान सब कुछ देख रहा है। केजरीवाल के घर पर सुबह से ही दिल्ली पुलिस का इंतजार किया जा रहा था, जिसका प्रचार प्रसार केजरीवाल की पार्टी सोशल मीडिया के जरिए कर रही थी। एक के बाद एक कई पोस्ट किए जा रहे थे। इतना ही नहीं, केजरीवाल के घर पार्टी के बड़े नेता संजय सिंह, आतिशी सब पहुंच गए थे, लेकिन पुलिस पूछताछ के लिए नहीं आई। जैसे ही केजरीवाल ने खुद पीड़ित बताकर बीजेपी को घेरने की कोशिश की तो बीजेपी ने भी पलटवार करने में देरी नहीं की। जब उनके माता पिता पर अत्याचार किया जा रहा है, जब दिल्ली पुलिस को उनके बुजुर्ग और बीमार माता पिता की पूछताछ के लिए बुलाया जा रहा है, तो मुझे लगता है आज सारी हदें पार हो गई। हमारे प्रधानमंत्री इस हद तक गिर गए हैं कि बुजुर्ग और बीमार माता पिता को प्रताड़ित कर रहे हैं। ये पूरा जो प्रकरण हुआ है, ये भारतीय जनता पार्टी की साजिश है, और भारतीय जनता पार्टी को अब ये भी बताना चाहिए कि उनकी स्वाति मालीवाल जी से क्या डील हुई है जिसके तहत ये पूरा षड्यंत्र रचा गया है। स्वाति मालीवाल के मुद्दे पर जब कुछ उनसे बनते बन नहीं रहा तो राजनीति में एक औजार के रूप में अपने बूढ़े माता पिता को सामने ले आए हैं। इससे ज़्यादा घटियापन हो नहीं सकता। एक तरफ तो पिटाई कांड पर सियासत तेज है, तो दूसरी तरफ आज आरोपी विभव कुमार की पुलिस कस्टडी भी खत्म हो रही है। आज विभव कुमार को 30,000 कोर्ट में पेश किया जाएगा। पुलिस विभव को मुंबई में 3 लोकेशंस पर लेकर गई थी। सूत्रों के मुताबिक विभव ने मुंबई में ही अपना फोन फॉर्मेट किया था। पुलिस सीएम हाउस में क्राइम सीन रिक्रिएट कर चुकी है, साथ ही सीएम हाउस की डीवीआर भी जब्त हो चुकी। बात करते हैं उस हादसे की जिसने महाराष्ट्र में खलबली मचा दी है। महाराष्ट्र के डोंबिवली में केमिकल फैक्ट्री में ब्लास्ट की वजह से भयंकर आग लग गई और उसमें 8 लोगों की जान चली गई, 60 लोग घायल हुए हैं। ब्लास्ट इतना भयानक था कि 1 किलोमीटर दूर तक इसकी आवाज सुनाई दी। हादसे में भारी नुकसान हुआ है। आसपास के घरों और दुकानों के शीशे भी टूट गए। हादसे के बाद यहां पर अफरा तफरी देखी गई। तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं किस तरीके से भयानक ये हादसा हुआ था और काफी वक्त लग गया इस पर काबू पाने में। अब आपको हम दिखाएंगे कि किस तरीके की तस्वीरें रही थी। आप देखिए, केमिकल फैक्ट्री में ब्लास्ट हुआ। डोंबिवली में ये केमिकल फैक्ट्री है और बॉयलर फट गया था। बॉयलर फटने के बाद लगभग जो इलाका था बड़ा, वहां पर लोहे के जो टुकड़े थे वो टूट टूट कर गिरने लगे। आसपास की
दुकानों को भारी नुकसान हुआ है, लोगों में अफरा तफरी का माहौल रहा और आप समझ सकते हैं कि इंटेंसिटी इतनी ज्यादा हाई थी कि 8 लोगों की जान चली गई और 60 लोग घायल हुए। उसके बाद घायलों से मिलने के लिए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री अस्पताल पहुंचे, उनका हालचाल जाना। जो मृतक के परिजन हैं उनको आर्थिक सहायता भी दी जा रही है। फैक्ट्री में ब्लास्ट के वक्त एक दुकान का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है जिसमें धमाके की आवाज रिकॉर्ड हुई है, वो हम आवाज आपको सुनाते हैं। तो आप देखिए, यही वो दुकान है, धमाका हुआ और शीशे चकनाचूर हो गए। ठाणे जिले के डोंबिवली एमआईडीसी इलाके की मौजूद एक केमिकल कंपनी में एक बड़ा हादसा हुआ है, आग लगी है। मैं तस्वीरें आपको दिखाता हूं कि आग कितनी भयंकर है और यहां पर अभी भी जो धुआं का गुबार उठ रहा है, आप देखिए कि किस तरह से कितनी भयानक आग है और आग यहां से निकल रही लगी हुई है। ये एक केमिकल कंपनी थी और यहाँ पर बहुत सारे केमिकल बताया जा रहा है कि मौजूद थे और जब आग लगी तो इस तरह से धमाका हुए, कई ऐसे ब्लास्ट हुए कि करीब 1 किलोमीटर के अंदर जो है उसे एहसास किया गया और आसपास की इमारतों के शीशे टूट गए और लोगों को जो है भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। तस्वीरें देखिए कि यहाँ का ये केमिकल कंपनी है, यहाँ पर अभी भी अगर मैं तस्वीरें दिखाऊं तो किस तरह से यहाँ पर पूरी जो है धुएं का गुबार उठ रहा और लगातार फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ यहाँ पर लगातार आग को बुझाने का काम कर रही हैं। तस्वीरें मैं आपको लगातार यहाँ पर दिखाता हूँ। आग इतनी और ये जो धमाके हुए यहाँ पर इतने ज़ोरदार थे कि करीब आधा किलोमीटर से ज़्यादा की दूरी में असर हुआ। यहाँ के कुछ होटल हैं वो डैमेज हो गए और यहाँ के घरों के शीशे टूट गए हैं। तो इस तरह से जब ये घटना हुई है तो पूरे इलाके में दहशत फैल गई। तस्वीरें ये डोंबिवली के एक केमिकल फैक्ट्री की है। बड़ी खबर दिल्ली से, उसका रुख कर लेते हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी के नॉर्थ कैंपस में नफरती नारे लिखे गए हैं। एबीवीपी ने मॉरिस नगर थाने में शिकायत दर्ज करवा दी है। एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने कार्रवाई की मांग की है। जिस तरीके से चुनाव के बहिष्कार के साथ ही साथ नक्सलवाद के पक्ष में नारे लिखे गए, उसको लेकर अब दिल्ली यूनिवर्सिटी के नॉर्थ कैंपस में जो नफरती नारे लिखे गए उसको लेकर एबीवीपी ने मॉरिस नगर थाने में शिकायत दर्ज की। देखिए, ये 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। हालांकि पुलिस ने इन नारों पर अभी पेंट कर दिया है, इसको ढक दिया गया है, लेकिन आप देखिए नक्सलबाड़ी जिंदाबाद लिखा गया है, चुनाव बहिष्कार की बातें कही गई हैं। अब पुलिस पर कार्रवाई कर रही है। देश भर में चुनावी हवा है और बादल हैं राजनीति के, और यदि ऐसे में वो संस्थान जिनके छात्र हमेशा से राजनीतिक मुद्दों को लेकर मुखर रहे हैं, यदि वहाँ के जो छात्र हैं उनके बीच चुनाव का बहिष्कार करने का आह्वान हो, उसकी चर्चा हो, तो ये कितना चिंताजनक हो सकता है, ये सवाल और साथ ही साथ ये तस्वीरें। तो ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं ये दिल्ली यूनिवर्सिटी का श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स, जिसको आप एसआरसीसी के नाम से जानते होंगे, वो है। और अब आगे आपको दीवारें दिखाते हैं, वो देखना महत्वपूर्ण है। आप देखिए यहाँ पर ये सफेद पेंट जो है वो लगाया हुआ है, लेकिन ये सफेद पेंट जिन नारों पर लगा है वो आपको बता देते हैं। यहाँ पर छात्रों से इन दीवारों पर नारे लिखे गए और इन नारों में छात्रों से आह्वान किया गया कि कल दिल्ली में जो लोकसभा चुनाव के लिए 7 सीटों पर मतदान होना है उसका बहिष्कार करें, और नक्सलवाद के समर्थन में यहाँ पर जो नारे हैं वो लिखे गए। तो ये बेहद चिंताजनक विषय है, क्योंकि यदि हम पूरे देश भर में अभी तक जो चुनाव हुए हैं उसमें वोटर टर्नआउट की बात करें तो वो कम रहा है, संतोषजनक नहीं रहा है। और यदि ऐसे में छात्रों से यानी युवा मतदाताओं से ये आह्वान होता है कि वो डेमोक्रेसी का जो ये पर्व है इसमें वो हिस्सा ना लें, चुनावों का बहिष्कार करें, तो ये बेहद चिंताजनक है। यदि हम इस पर एक्शन की बात करें तो पुलिस ने जो आज सुबह पेट्रोलिंग हुई, ये सब देखा गया, इस पर एक्शन लिया गया है। डिफेसमेंट ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के तहत एफआईआर जो है वो दर्ज कर ली गई है। साथ ही साथ एबीवीपी ने भी अपना पक्ष रखा है, एबीवीपी ने भी एफआईआर दर्ज कराई है। तो ये एक्शन यहाँ पर लिया गया है। पुलिस ने डिफेसमेंट ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज की है और इस पूरे मामले की जांच आगे की जाएगी। कैमरा पर्सन अजीत गुप्ता के साथ मैं रिया जातुष्करन, एबीपी न्यूज़, दिल्ली।